जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइंस में हाँ जी दोस्तों, सरकार के छूटे पसीने, संसद में बड़ा पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से हम लोग त्रस्त हैं और आप क्या कर रहे हो। इसी बीच सरकार ने आंकड़े जारी किए कि जनवरी 2025 से आपका अब डीए-डीआर कितना बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने खबरें छपा दी हैं कि लोन सस्ते होंगे और महंगाई में कमी आई है। तो बड़ा विश्लेषण करूंगा, आपको वीडियो दिखाऊंगा कि आखिर हमारी जो उम्मीद है जनवरी 2025 की वो कितनी है। आखिर संसद में माननीय प्रियंका गांधी जी ने पहली बार सरकार को महंगाई के लिए घेरा। आखिर सरकार क्या करने जा रही है। सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति के दर में कमी को लेकर के क्या समाचार छापा दोस्तों। और आगे बढ़ूंगा, क्या आप ईसीएचएस के जरिए आयुर्वेदा हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो। एक एडवोकेट एक्सर्विसमैन ने डाली आरटीआई, उसका मिला जवाब। और मैं बात करूंगा, एक मंत्री कह रहा है मैं भूतपूर्व सैनिक हूं, सबसे पहली मेरी पर्सनल प्राथमिकता है कि मैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाऊं। आखिर बहुत बड़ी पहल है। और दोस्तों बच के रहना, पैन कार्ड के नाम पर यदि कोई फोन आता है तो एक बार अपने कान खड़े कर लेना कि शायद कोई मैसेज या फोन ये हमारे लिए ठगी का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले आप देखिए वीडियो। आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है। आज संसद के अंदर यानी लोकसभा के अंदर देख रहे हो, माननीय प्रियंका गांधी जो नई सांसद हैं, वायनाड केरला से आती हैं, उन्होंने सरकार से बड़े सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन आज मैं सिर्फ फोकस उनके सवाल को करूंगा कि उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के बारे में पूछा कि आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, यानी उद्योगपतियों को तो कोई टेंशन नहीं है और एक आम आदमी, गरीब आदमी वो महंगाई से कितना त्रस्त है। तो यानी इस पर सवाल पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। सारे लोग अमेज थपथपा के उनके जो सवालों का स्वागत कर रहे थे। सब इस बात से राय रखते हैं कि महंगाई जबरदस्त बढ़ रही है, महंगाई भत्ता बढ़ नहीं रहा है। इसी बीच सरकार ने बोला कि यानी कि सस्ते लोन की जगी उम्मीद, रिटेल महंगाई 6% से नीचे। जैसे कि अक्टूबर में बहुत ज्यादा चर्चा चली थी कि रिटेल महंगाई 6.21 खुदरा जो उसकी दर पहुंच गई थी, अभी इन्होंने बोला इसकी दर कम हुई है। देश में महंगाई के मोर्चे पर राहत के संकेत। नवंबर में रिटेल महंगाई घटकर 5.8 रह गई है, जो अक्टूबर में 14 महीने के उच्चतम 6.21% थी। हालांकि आरबीआई से इस बात की उम्मीद है कि थोड़ा ब्याज सस्ता करें और इससे लोगों की ईएमआई और सस्ती हो। और उन्होंने कहा है कि शायद सब्जी और खाने पीने के दाम हुए कम। ये खबर देख सकते हो। अब इसी बीच हम कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार नवंबर में से उन्होंने कहा है कि महंगाई थोड़ा कम हुआ है, यानी जो दिसंबर चल रहा है। तो अब आंकड़े क्या कह रहे हैं, यानी आंकड़े क्या कह रहे हैं, यानी 1 जनवरी 2025 से हमें कितना महंगाई भत्ता मिलेगा। जरा इसके बारे में पूरी डिटेल कई अखबारों में डाली है, मैं पक्का आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने कहा है 7th पे कमीशन गुड न्यूज, जनवरी 2025 में इतना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और डीए-डीआर। 7th पे कमीशन और केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर अच्छी खबर हो सकती है कि एआईसीपीएन के इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 3% का ही उछाल आएगा। मौजूदा ट्रेंड इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता जनवरी 2025 में 56% होगा। इसका कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। अभी एआईसीपीएन इंडेक्स के अक्टूबर तक के नंबर्स आए, लेकिन नवंबर और दिसंबर का ट्रेंड आना बाकी है। इसको हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। उन्होंने कहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जैसा कि आपके सामने ये मैं फिगर रखूंगा, उन्होंने नवंबर और दिसंबर के फिगर को किस तरह प्रिडिक्ट किया है, जो आज की जो पेपर अभी चल रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। एआईसीपीएन के इंडेक्सों के बदले उन्होंने जो ट्रेंड दिख रहा है, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि आपका जुलाई के बाद 142.7 था, जो कि 53.64 महंगाई भत्ता। अगस्त में 142.6 वहां का कम हुआ 53.95। सितंबर में ये बढ़ा 143.3, 54.49।
अक्टूबर में ये 144.5 और 55.05। अब दोस्तों अक्टूबर के आंकड़े नवंबर में आ चुके हैं। अब नवंबर के आंकड़े जो दिसंबर में आएंगे और दिसंबर के जनवरी में आएंगे लास्ट में। अब इन आंकड़ों को इन्होंने किस तरह प्रेडिक्ट किया और किस तरह बोला कि 53% ही हो, 53 से 56 ही होगा। आप ये इन्होंने एक चार्ट निकाला कि DADR कैलकुलेशन जनवरी 2025। आप देख सकते हो AICPN जुलाई DADR कितना परसेंट, जो मैंने आंकड़े के बाद उन्होंने AICPN नवंबर में 145 दिया है, 145 दिया है, तो आपका DADR 55.59 यानी 55.59 हो जाता है। फिर AICPN दिसंबर 2024 में उन्होंने 145.3 दिया है, तो आपका 56.18 हो जाता है। यानी उन्होंने कहा है कि सैलरी आपका अब जो DA है 56.18 तक पहुंचेगा और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3% की बढ़ोतरी होगी। यदि आप इसको प्रिडिक्ट कर लेते हो 145 की जगह 146 तक आगे ले जाते हो, जैसे मैंने प्रेडिक्शन किया, तब भी 56.31 से आगे नहीं जा रहा। तो यह बात पूरी तरह तय है, निश्चित है कि जो आपको जनवरी में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता है वो 3 और सिर्फ 3% होगा, 56%, यानी 53 से 56% होगा। ये जो प्रेडिक्शन के साथ साथ इन्होंने जो एनालिसिस किया है, जो इस महीने की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से ये आधारित है और ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आगे। हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर, क्या एक्सेल्समैन ECHS में इलाज करा सकते हैं? ECHS के जरिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर RTI डाली थी, जितेंद्र कुमार देव हैं जो आप वॉइस ऑफ एक्सेल्समैन के वकील हैं और एक एक्सेल्समैन है, रीजनल ECHS सेंटर से उन्होंने डाला, उनको जवाब मिला है CP ग्राम कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सो इन रेस्पेक्ट ऑफ जितेंद्र कुमार देव। उन्होंने पर्सनली हमको भेजा। उन्होंने कहा है कि परमिशन फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और रेफरल फ्रॉम पॉलीक्लिनिक फॉर सिविल हॉस्पिटल फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। उन्होंने क्या है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए परमिशन किस तरीके से बनेगी ECHS के जरिए, या हम प्राइवेट किसी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है आयुर्वेदा के उनमें इलाज कराएंगे, तो उनके लिए क्या आपके पास कानून है। 20 नवंबर 2024 को उन्होंने लेटर आता है कि आयुर्वेदिक उपचार के लिए अनुमति पॉलिसी संख्या 4 सितंबर 2018 के अनुसार एलोपैथी से आयुर्वेदिक के उपचार के परिवर्तन के लिए लाभार्थी से एक आवेदन आवश्यक है। 6 माह से पहले इसे बदला नहीं जा सकता है। पॉलीक्लिनिक के अनुमोदन के लिए नया आवेदन जमा कराने का अनुरोध है। उन्होंने बिल्कुल सीधा सीधा कहा है, एन एप्लीकेशन फ्रॉम बेनिफिशियरी फ्रॉम चेंज ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम एलोपैथी टू आयुर्वेदिक इज रिक्वायर्ड। द सेम कैन नॉट बी चेंज बिफोर 6 मंथ। रिक्वेस्ट सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन टू अप्रूवल द पॉलीक्लिनिक। आप समझ सकते हो, पॉलीक्लिनिक से में आप एक एप्लीकेशन लिए और उसके लिए दीजिए। उन्होंने कहा रेफरल फ्रॉम पॉलीक्लिनिक फॉर सिविल हॉस्पिटल फॉर आयुर्वेद, आयुर्वेदिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल के लिए पॉलीक्लिनिक से रेफरल के लिए उन्होंने पत्र संख्या 16 अगस्त 2024 के अनुसार निजी आयुष अस्पताल में उपचार अधिकृत नहीं है। यह केवल सरकारी आयुष अस्पताल क्लिनिक केंद्र में ही इसकी अनुमति है। इसके MO 14 अगस्त 2024 के ऊपर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा है आप समझ सको एज पर लेटेस्ट पॉलिसी, उन्होंने कहा है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आयुष के उनमें आप इलाज करा सकते हो और प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते। ये उन्होंने जवाब दिया है। तो आपने सुन लिया होगा, यदि आप सरकारी हॉस्पिटल में आयुर्वेदा को रेफर करा सकते हो, आप वैसे ही जा सकते हो बिना रेफर के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप समझ सकते हो अभी इतना बेनिफिट ECHS के जरिए आयुर्वेदिक के लिए है नहीं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, मैं पूर्व सैनिक हूं, मैं सैनिकों की समस्याओं को जानता हूं। उत्तम कुमार रेड्डी हैं और ये मंत्री भी हैं दोस्तों, यानी तेलंगाना सरकार में। बहुत अच्छा एक वक्तव्य दिया है, यानी उन्होंने कहा है कि सैनिक की जीवन क्या होता है, सैनिक की विधवाओं को क्या परेशानी होती है, क्योंकि मैं सेना से सेवानिवृत्त हूं। हालांकि मैं तेलंगाना सरकार में, और नागरिक आपूर्ति मंत्री कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आश्वासन दिया कि अब ये मेरा पर्सनल ये सब चीज रहेगी। रविवार को हैदराबाद में वायुसेना संघ और आर्मी के भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित उन्होंने एक जनसमूह में बड़ी गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है मैं एक लड़ाकू पायलट भी रहा हूं और मैंने पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर रक्षा के लिए MiG-21, MiG-23 जेट उड़ाए और मैंने अपने साथियों को शहीद होते हुए देखा है, उनके परिवार का दुख दर्द भी देखा है उनके। अब हमारा काम है, यदि मुझे मंत्री पद मिला है तो सबसे पहले मैं भूतपूर्व सैनिकों की उन आवश्यकताओं पर जोर दूं जो उनकी बच्चों की शिक्षा को लेकर हो, उनकी चिकित्सा को लेकर हो, उनके रोजगार को लेकर हो, और उनको तमाम एक सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए
तेलंगाना स्टेट के भूतपूर्व सैनिकों को मैं आह्वान कर रहा हूं, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि इनका दर्द हम जानते हैं। उन्होंने बिल्कुल इस तमाम चीजें, तो ऐसे वक्तव्य का हम स्वागत करते हैं कि आप सेना में अधिकारी थे, उसके बाद आके सरकार में आप मिनिस्टर बनते हो, आप भूतपूर्व सैनिकों के लिए इतनी चिंता करते हो और उनके लिए आप खुले प्लेटफॉर्म से कहते हो कि यानी इनका जो योगदान है देश में सबसे बड़ा योगदान है। ये बात उन्होंने कही। और बढ़ते हैं दोस्तों अब एक और अगली खबर की तरफ। पैन कार्ड, हाँ जी दोस्तों, पैन 2.0 के नाम पर फैला है फर्जीवाड़े का जाल। बार बार लगभग मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, इससे बच के रहना है। यानी आप समझ सकते हो, आपके पास जो पैन कार्ड है, अब इसका नया पैन कार्ड बन रहा है, लेकिन आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, सारा वो करेंगे। इधर आपको कोई नाम पूछता है, नंबर पूछता है, ओटीपी पूछता है, एप्लीकेशन भेजता है, तो बिल्कुल ना करें। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि यदि कोई फर्जी लिंक भेजता है कि ठग पैन कार्ड अपडेट करने के लिए संदेश के साथ लिंक भेजते हैं, तो उस पर क्लिक ना करें। फर्जी लिंक बिल्कुल ना करें। फर्जी कॉल, ठग आयकर अधिकारी या बैंक प्रतिनिधि बनकर कॉल करते हैं तो पुराना पैन कार्ड बंद होने का झांसा देते हैं, बिल्कुल कॉल को रिस्पॉन्स ना करें। फर्जी ऐप, मैसेज के जरिए पैन 2.0 का फर्जी ऐप डाउनलोड करवा दिया जाता है, उसके माध्यम से डिवाइस को नियंत्रण कर ठगी की जाती है। यानी कोई फर्जी ऐप बिल्कुल उसको डाउनलोड ना करें, उन्हें फोन हैक हो जाएगा, ओटीपी आएगा, पैसा चले जाएंगे। फर्जी भुगतान, पैन 2.0 के नाम पर ठग उपभोक्ता से व्यक्तिगत जानकारियों के साथ शुल्क की मांग करते हैं, तो बिल्कुल ना करें। बचने के लिए सतर्कता व समझदारी जरूरी, किसी लिंक पर क्लिक ना करें, किसी को पैन कार्ड की जानकारी न दें, फर्जी कॉल को तवज्जो न दें, कोई भुगतान न करें। ध्यान रखें, पैन 2.0 की सिर्फ घोषणा हुई है, प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जब तक यह लागू नहीं होता तब तक पुराना पैन कार्ड मान्य रहेगा, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। इसलिए आपने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना है, सिर्फ आपका काम है आपके घर पे ये सारी चीज आ जाए। दोस्तों तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदाने, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जाए। सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक कहानी होती थी, राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। पूरी देश की जनता हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ, महाराष्ट्र की सरकार का हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की। गोवा की सरकार, क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद।